Welcome back, student. Today we try to solve some remaining questions of history, chapter 3rd, the ruler life under British India. In previous video we already discussed MCQ and very short question. Today the first question is, how does the indigo planters exploited the farmer? इंडिगो प्लांटर जो थे वो भारत में किसानों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। इंडिगो की खेती से उन प्लांटर को या फार्मर को ज़्यादा फायदा नहीं था, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको ज़्यादा फायदा था, जो दूसरे देश से आकर के यहाँ पे इंडिगो का खेती कराते थे। निज और रैयत आपने पढ़ा है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? इंडिगो प्लांटर एक्सप्लॉइट the farmers in many ways. First option is, indigo planters pressurized the farmers to sign contract and produce indigo. उनको जबरदस्ती प्रेशराइज करते थे। सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इट कंपल्सरी फॉर देम टू कल्टिवेट इंडिगो एट लीस्ट 25% ऑफ देयर लैंड। उनका जो भी लैंड होता था उनका 25% अच्छा खेत होता था उसके 25% भागों पे उनको इंडिगो की खेती करनी होती थी। और इंडिगो का खेती और धान की खेती दोनों एक साथ होती थे। और इंडिगो के खेती में क्या होता था, उसके रूट बहुत नीचे तक जाते थे, तो मिट्टी की जो भी न्यूट्रिएंट, जो भी फर्टिलिटी थी वो उसका एब्जॉर्ब करते थे और खेत भी आसानी से जल्दी खराब हो जाते थे। थर्ड, फार्मर्स गॉट ए वेरी लो प्राइसेस फॉर द इंडिगो। इंडिगो प्रोड्यूस करते थे, इतना मेहनत करते थे, उनका खेत खराब होता था, लेकिन जब वो बिकता था मार्केट में तब उनको वेजेज जो था वो बहुत कम मिलता था, बेनिफिट जो है वो बहुत कम होता था। और एक साइकिल चलता था लोन का जो कभी खत्म नहीं होता था। तो इस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। सेकेंड इज, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट और ऑन द जमींदार्स ऑफ बंगाल। परमानेंट सेटलमेंट से क्या हुआ, कुछ जो हेरिडेटरी जमींदार थे बिहार, बंगाल और उड़ीसा के, उनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ा। किसानों को का तो एक्सप्लॉयटेशन ही हुआ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए, ड्यू टू नॉन पेमेंट मेनी जमींदार लॉस्ट देयर जमींदारी। पेमेंट नहीं कर पाते थे जमींदार एक निश्चित समय तक, आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा। तो वो क्या होता था, उनका जो जमींदारी था वो ऑक्शन हो जाता था और वो अपनी जमींदारी को लॉस्ट कर जाते थे। सेकंड, जमींदार्स वे रिकॉग्नाइज्ड एज ओनर ऑफ द लैंड। जमींदार जो थे वो ओनर होते थे उस लैंड के। उनका काम होता था रेवेन्यू कलेक्ट करना, और रेवेन्यू कलेक्ट करना भी कोई एक सिस्टम नहीं था। थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि द सिस्टम क्रिएटेड ए क्लास ऑफ हेरिडेटरी लैंडलॉर्ड। ये लैंडलॉर्ड का एक अनुवांशिक चला आ रहा था और उसको और भी ज़्यादा बड़ो बेनिफिट मिला। फोर्थ पॉइंट, द लैंड असेसमेंट वाज नॉट डन प्रॉपरली एंड लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररीली का मतलब क्या हुआ कि ये जो रेवेन्यू था वो फिक्स नहीं था, मतलब कि वहाँ पे जो था वो प्रॉपर सेटअप नहीं किया था। और रेवेन्यू वाज फिक्स, वो अलग अलग खेत के लिए अलग अलग आदमी के लिए अलग, इस तरह से आप कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से वो क्या हुआ, और जमींदारों को क्या हुआ, जमींदारों को शुरू में बेनिफिट हुआ, लेकिन बाद में जो हेरिडेटरी रूप से जमींदार थे उनकी भी जमींदारी ऑक्शन और नॉन पेमेंट के कारण जो है वो उनको गंवाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट डू यू मीन व्हिच सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो एंड व्हाट वाज द सिस्टम। इसका जवाब लिखेंगे, रैयतवारी सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो। तो व्हाट वाज द सिस्टम, तो रैयतवारी सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा। अब उसके बाद आता है कि लॉन्ग टर्म क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। तो इसको भी हम लोगों ने बनाया था कि परमानेंट सेटलमेंट की मेन फीचर्स क्या हैं।
और उसमें हम लोगों ने लिखा था कि परमानेंट सेटलमेंट में जो मेन फीचर्स था वो ये था कि द जमींदार्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा वेयर मेड हेरिडेटरी ओनर्स। सेकंड में ये था कि द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड एट इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज इन फ्यूचर, मतलब परमानेंट है, भविष्य में बढ़ाएंगे नहीं। एज लॉन्ग एज द जमींदार पेड द लैंड रेवेन्यू एंड ही हैड हेरिडेटरी राइट ओवर द जमींदार। तो ये सब फीचर्स था जिसका ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया है, आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद है कि महलबारी सिस्टम एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट। तो जो वीडियो हम लोगों ने लिया था उसमें स्पष्ट रूप से इन सब चीज़ों का हमने जिक्र किया हुआ है। महलबारी सेटलमेंट का ये आपको याद होगा कि महलबारी सेटलमेंट का मैंने लिया हुआ था, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1882 में था। और इसमें कलेक्टिवली गांव के लोग को ही एक हेडमैन जिसको महल कहा गया वो, और उसके बाद क्या बोलता है कि इसका इम्पैक्ट, तो बुक में लाइन बाय लाइन इसका इम्पैक्ट दिया हुआ है। उसी तरह उसके बाद है कि व्हाट इज इंडिगो और व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ इंडियन फार्मर, किस तरह उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। गेव अकाउंट टू द फेमाइन्स, आप देखे होंगे एक दशक चला जिसमें खाली फेमाइन ही फेमाइन था, और बंगाल का फेमाइन तो सबसे ज़्यादा नामी रहा उस समय में। व्हाट वाज द कॉज ऑफ द इंडिगो रिबेलियन, इंडिगो रिबेलियन के लिए क्या क्या कारण थे और किस तरह से इंडिगो कमीशन की स्थापना हुई और कैसे इनको इंडिगो से छुटकारा मिला। डिस्पाइट बीइंग ए जमींदार, द जमींदार देमसेल्फ वेयर नॉट सिक्योर इन परमानेंट सेटलमेंट। बिल्कुल सही बात है, परमानेंट सेटलमेंट में हुआ तो उसमें जमींदार भी वो सेफ नहीं थे। अगर याद होगा तो उस समय में एक चला था रूल जिसको हम लोग बोलते हैं सनसेट लॉ। इसके अनुसार यही था ना कि एक निश्चित अवधि के दिन शाम तक अगर रेवेन्यू जमा नहीं होता है तो उनकी ज़मींदारी छीन जाएगी, या फिर ऑक्शन के द्वारा उनका ज़मींदारी जो है वो नीलाम हो जाएगा और किसी दूसरे को प्राप्त होगा। तो इस सिस्टम में ज़मींदार भी सुरक्षित नहीं थे। इन क्वेश्चन को आप बनाने का कोशिश कीजिए, मैं आशा करता हूँ कि आसानी से आपको बन जाएगा। और सारे बातों का हमने डिस्कस किया है और हम कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में अपना जुडिशरी जो है उसको कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।